ससुर ड्रिंक करके मेरे बाथरूम में घुस गए बिना किसी गलती के, बिना किसी वजह के। मैंने माफ़ी मांगी है मैम, मैंने अपना घर बचाने की बहुत कोशिश करी है। तो बच्चों से वो ये बुलवाते हैं कि मम्मी तुम मर गई हो हमारे लिए और तुम्हारा सामान हम भिजवा रहे हैं, तुम मर गई हो हमारे लिए। मेरी छोटी बेटी 3 साल की बेटी के माइंड में ये सब घुसेड़ रखा है। अगर ये आश्रम नहीं होता ना तो शायद ही मैं इस टाइम पे यहाँ पे ज़िंदा खड़ी होती, ना ही मैं आप लोगों से बात कर रही होती। ये आश्रम बहुत अच्छा आश्रम है, माँ और बच्चे के लिए सबसे सेफ और सुरक्षित आश्रम है, क्योंकि मैंने 15 दिन सेफ और सुरक्षित आश्रम ढूंढने की कोशिश करी थी, मुझे कहीं नहीं मिले थे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ शादी और अडॉप्शन के लिए यहाँ पे संपर्क ना करें, क्योंकि ये फैसिलिटीज़ इस आश्रम से नहीं दी जाती हैं। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ के साथ आ रहे होते हैं, तो ये अडॉप्शन सेंटर नहीं है। कोई भी माँ अपने बच्चे को अडॉप्शन के लिए नहीं देगी। रही बात शादी की, यहाँ पे महिलाएं ऑलरेडी बहुत परेशान होकर आती है अपने शादियों से, तो वो दूसरी शादी नहीं करना चाहती और हम ये फैसिलिटीज़ देते भी नहीं। तो प्लीज़ शादी और अडॉप्शन के लिए कॉल या मैसेज ना करें। आज हमारे साथ एक महिला है जो अपनी शादी से परेशान होकर, कहीं ना कहीं अपने मायके ससुराल से परेशान होकर आश्रम में आके रह रही है। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ है जो इनको आश्रम का सहारा लेना पड़ा। तो नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैं आपसे सिर्फ पहले ये पूछना चाहूँगी कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी मेरा नाम नेहा है मैम, मैं बखरवाला दिल्ली की रहने वाली हूँ। तो नेहा जी, आपके साथ एकदम से ऐसा क्या हुआ कि आपके दिमाग में ये आया कि अब मुझे घर छोड़ना है, अब मेरी बर्दाश्त की सीमा पार है? नहीं मैम, एकदम से नहीं होता आया, लेकिन जितना हुआ ना उतना अपना घर बचाने की कोशिश करी मैंने। 8 साल मेरी शादी को हो चुके हैं और उन 8 सालों में ना बहुत कुछ ही हुआ है मेरे साथ में। और मैंने हर बार ये सोचा कोई बात नहीं, हस्बैंड क्या पता समझ जाए, धीरे धीरे समझ जाएंगे, कभी तो दिन अच्छा आएगा मेरा, कभी तो वो समझेंगे मुझे भी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मेरे को इतना मजबूर कर दिया कि मेरे को मेरा घर और मेरे बच्चे दोनों ही मेरे को छोड़ने पड़े, क्योंकि मैंने अपना ये सोचा था कि मैं घर जाऊंगी, घर से अगर निकलूंगी बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी। तो मैम आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज? लव मैरिज है मैम। लव मैरिज है। हाँ जी। तो कितने टाइम बाद आपकी शादी हुई रिलेशनशिप होने के बाद? जी मैम 1 साल। मतलब 1 साल रिलेशनशिप रहा, फिर आपकी शादी हो हाँ गई? जी। तो आपकी 8 साल की शादी रही, तो उन 8 सालों में ऐसा क्या हुआ कि तो आपको घर छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा? मैम मैं ना पहले से परेशान रहती थी, मम्मी पापा से भी कभी वो प्यार नहीं मिला मेरे को, मेंटल तरीके से मैं परेशान रहती थी, टेंशन रहती थी मुझे। तो ना मैं मेरे हस्बैंड से जब मिली थी तो हमारी 1 साल हम साथ में रहे थे। उन्होंने मतलब पहले तो मेरे को बोला कि तेरा दुख, तेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, उन्होंने ये सारी चीज़ें मेरे को बोली। एक होता है विश्वास दिलाया उन्होंने कि चल, मैंने भी सोचा कोई बात नहीं, माँ बाप का प्यार नहीं मिला। मम्मी बोलती थी कि तू मनहूस है, तो मैं सोचती थी कोई बात नहीं, माँ बाप का प्यार नहीं मिला तो आगे चल के ज़िंदगी संभलेगी, शादी के बाद सुधरेगी। तो उन्होंने 1 साल बाद अपने घर में बता दिया, साथ में रहने के बाद में 1 साल बाद उन्होंने अपने घर में बताया। जब घर में बताया तो इनकी मम्मी और इनके सिस्टर राज़ी नहीं थे पहले शादी के लिए, लेकिन करवाई। फिर जब इन्होंने थोड़ी ज़िद करी तो फिर करवा दी। बट मैम वो सिर्फ कुछ टाइम तक ही रहा है, मतलब वो जो 1 साल हम साथ में रहे हैं वो सिर्फ ऐसा लगा कि धोखा था सब कुछ। 4-5 महीने भी नहीं बीते शादी को और मेरी मेंटल हालत इतनी ख़राब कर दी। मेरे सर में दर्द होता था, मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे सर में दर्द होता था, इतना तेज़ होता था कि मैं मतलब ऐसे बिस्तर पे पड़ जाती थी, और अब बिस्तर पे पड़ी, काम नहीं किया, उसके पीछे ताने सुने, काम नहीं करती, भैंस के जैसी पड़ी रहती है, गाली गलौज देना, ससुर भी गलत बोले, हस्बैंड अपने मुंह पर एक पट्टी बांध लेते हैं, चाहे उनकी मम्मी कुछ गलत बोले, चाहे उनका मेरा छोटा देवर मेरा भाई कुछ गलत बोले। मेरी ननद भी मेरे को उल्टा सीधा, कभी आज तक मेरे ननद और देवर ने मेरे को भाभी नहीं बोला। हमेशा खाना डाल दो, खाना बना दो, ये कर दो, भाभी उन्होंने बोला ही नहीं कभी मुझे इन 8 सालों में। तो मैम ये करते करते ना मेरे जब ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लगी, मुझे पता चला कि मेरे को माइग्रेन डिप्रेशन की प्रॉब्लम है।
मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही कई बारी। ऐसा वो सिचुएशन हो गई थी लॉकडाउन के टाइम पे तो कि मैं मतलब खुद से ना पानी भी खड़ी होके नहीं पी सकती थी, इतनी ख़राब हालत में मैं आ गई थी। फिर भी मैंने अपने आप को संभाला। तो नेहा जी आपके साथ क्या करते थे, मार पिटाई करते थे या फिर मेंटली हैरेस करते थे, क्या करते थे? मेंटली हैरेस करना, सास उल्टा सीधा बोलती थी सास मेरे को। किस मैं बात पे उल्टा सीधा बोलती थी? मतलब मेरी सेकंड शादी है। आपकी सेकंड शादी हाँ है? जी। अच्छा। तो उस बात को लेकर उन्होंने मेरे को टॉर्चर करना चालू कर दिया था। कि दूसरी शादी है हाँ जी। तेरी, मतलब किस तरीके से टॉर्चर? कि मतलब मैं वीडियो में क्या बताऊँ, वो इतना गलत गलत बोलते थे मुझे कि मैं अपने मुंह से कहने में भी मेरे को दिक्कत वो होती है, दिक्कत। जो वो बोलते थे ना तो किसी के कान में से खून निकल जाए ऐसे बोलते थे, गलत लैंग्वेज, गाली गंदी गंदी। एक बार तो ऐसा हुआ, आज तो खैर ससुर मेरे हैं नहीं, इस दुनिया में नहीं है, तो उनके लिए मैं खैर कुछ गलत नहीं बोलना चाहती, लेकिन एक बार ऐसी सिचुएशन आ गई, ससुर ड्रिंक करके मेरे बाथरूम में घुस गए। और जब मैंने ऑब्जेक्शन उठाया, पहले तो हस्बैंड अपने मम्मी पापा के अगेंस्ट गए, लेकिन फिर पता नहीं उनको क्या बोल दिया, उनके दिमाग में आ गया कि नहीं मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। मतलब मैंने ही फिर भी मैंने अपना घर अपना रिश्ता बचाने के लिए मेरे हस्बैंड ने बोला कि मम्मी पापा से माफ़ी मांग ले। बिना किसी गलती के, बिना किसी वजह के मैंने माफ़ी मांगी है मैम। मैंने अपना घर बचाने की बहुत कोशिश करी है। आज वो मेरे को ये बोलते हैं कि दुनिया ही बोल रही है कैसी माँ है, कैसे बच्चों को छोड़ के चली गई, कैसे वो कर रही है। लेकिन जितना मैं मेरे बच्चों के लिए तड़पती हूँ ना, शायद ही कोई तड़प सकता है। जिसके बच्चे उससे दूर हो, जिसके पास उसका घर नहीं हो, उसका कुछ नहीं हो, तो वो क्या करेगी। मैं लेकिन रोकर भी किसी को नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि क्या करूँगी रो के, किसको दिखाऊंगी, कौन आंसू पोंछने वाला है। बच्चों से मेरे ये बुलवाते, पहले कॉल आती थी जब मैं यहाँ आई थी, तो पहले कॉल आती थी, तो बच्चों से वो ये बुलवाते हैं कि मम्मी तुम मर गई हो हमारे लिए, और तुम्हारा सामान हम भिजवा रहे हैं, तुम मर गई हो हमारे लिए। मेरी छोटी बेटी 3 साल की बेटी के माइंड में ये सब घुसेड़ रखा है। मेरी बड़ी वाली बेटी से बात नहीं करने देते। अगर मैं उनसे स्कूल में फ़ोन करूं या उसके ट्यूशन में फ़ोन करूं तो वहाँ पे भी बात नहीं करने देते मैम, ना घर पे कॉल अटेंड करते। दोनों बेटियां हैं आपकी? हाँ जी मैम, दोनों बेटियां हैं। तो आप अपने बच्चे लेके, अच्छा आपने बताया कि रेड आप बच्चों को लेके दर दर भटकना नहीं चाहती। जी, मुझे पहले पता नहीं था इस आश्रम के बारे में कुछ भी। तो फिर आपको इस आश्रम के बारे में कब और कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला जब मैं अपने घर से निकली, जब उन्होंने मेरे को लास्ट टाइम मारा था, तो मेरे बहुत मारा था उन्होंने, बिना किसी वजह के। उनकी मम्मी मेरे से बिना वजह लड़ रही थी, और उन्होंने जाके दुकान पर बोल दिया कि ऐसे ऐसे बोल रही है। वो आए हैं, वहाँ से आने के बाद ही मेरे को मारना उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि तू क्या चाहती है, रहना नहीं चाहती, घर में कलेश मचा रखा है तूने। मैंने कहा मैंने किया क्या है ये तो बताओ मेरे को। मैंने कभी तुम सामने वाले की भी तो गलती देखो, कभी मम्मी जी को भी तो समझा सकते हो ना सारी बातें। तो नहीं तू कलेशन है, ऐसे उन्हें मार पीट के उन्होंने घर से निकाल दिया मेरे को। बोला निकल जा, जहाँ निकल ले, जिसके साथ जाना है जा। मेरे पास ना ही पीहर का सहारा था, ना ही किसी और का सहारा था कि मैं कहीं ऐसी जगह चली जाऊं जहाँ पे मैं सेव रहूं। तो बच्चे मेरे स्कूल गए हुए थे, तो मैंने दिमाग में कुछ नहीं उस टाइम पे, बस ऐसा लगता कि कुछ अपने आप को कर लूँ या कहीं भी चली जाऊँ, इधर से दूर चली जाऊँ। मैं यहाँ से रेलवे स्टेशन गई, सुबह से शाम हो गई बैठे बैठे। फिर पता नहीं अचानक से मेरे को लगा कि मैं वैष्णो देवी जाऊँ। पता नहीं क्यों अचानक से मेरे को लगा, मैं वैष्णो देवी गई। वहाँ से आश्रम ढूंढती ढूंढती मैं मतलब आश्रम के बारे में पता कर रही थी कि कोई आश्रम मिल जाए, कोई ऐसा आश्रम जो मेरे लिए सेफ हो, सुरक्षित हो। बट मेरे को कहीं नहीं मिले। मैं 3-4 जगह भटकी हूँ, मंदिर भटकी हूँ मैं। लेकिन मुझे लास्ट टाइम मैं ऋषिकेश जा रही थी, वो भी मैंने अब ये सोच रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अपने आप को ख़त्म कर दूँ अब मैं। तब मेरे को ऋषिकेश में किसी ने माइका महिला आश्रम के लिए बताया था, तब मैं यहाँ पर आई हूँ। और जब यहाँ पर आई हूँ ना तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी मैम। तो आपको माइका महिला आश्रम में कितना टाइम हो गया?
जी मैम 3 महीने हो चुके हैं मुझे यहाँ 3 पर। महीने हो हाँ गए। जी। तो 3 महीने में आपको पता चल गया होगा कि यहाँ का माहौल कैसा है, हाँ जी मैम। यहाँ की चीज़ें कैसी होती हैं। जी मैम। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक बार आप ऑडियंस को बताएं, या जो महिलाएं या जो आदमी लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं और जो गलत बोलते हैं कि ये तो महिला आश्रम है, यहाँ पे तो गलत होता है, धंधा करवाते हैं, तो ऐसा कुछ आपने देखा है यहाँ पे? नहीं मैम, मैंने ऐसा ना ही कभी कुछ देखा है। जब बल्कि अगर ये आश्रम नहीं होता ना, तो शायद ही मैं इस टाइम पे यहाँ पे जिंदा खड़ी होती, ना ही मैं आप लोगों से बात कर रही होती। ये आश्रम बहुत अच्छा आश्रम है, माँ और बच्चे के लिए सबसे सेफ और सुरक्षित आश्रम है। क्योंकि मैंने 15 दिन सेफ और सुरक्षित आश्रम ढूंढने की कोशिश करी थी, मुझे कहीं नहीं मिले थे। आज अगर मुझे ये सुरक्षित आश्रम नहीं मिला होता ना, तो मैं यहाँ पर नहीं रह रही होती। और हमारे को खाना भी मिलता है यहाँ पर, हमारे से कोई चार्जेस नहीं लिए जाते यहाँ पर, किसी भी चीज़ की हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जितनी बीमार रहती थी ना मैं घर पे, क्योंकि एक सुबह से मेरे सास सुबह से मेरे को टॉर्चर करती थी, रात के 1-1 2-2 बज जाता था मेरे को सास की और पति की सुनते सुनते। लेकिन मैं जब से यहाँ पर आई ना, मेरे माइंड को इतना रिलैक्स मिला है कि आराम से सुबह मॉर्निंग में भी आराम से चैन से उठते, और मेरे को तबीयत भी नहीं खराब होती उतनी। जो आपको माइग्रेन और डिप्रेशन की बीमारी थी वो अब खत्म होती जा रही है धीरे हाँ धीरे? जी, धीरे धीरे बहुत ख़त्म होती जा रही है। सर में दर्द भी मेरे कम रहने लगा है, और टेंशन नहीं होती, तो अपना माइंड रिलैक्स रहता है मेरा। तो फिर मेरे को कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। बस हाँ, दुख सिर्फ मेरी बेटियों को लेकर है, बाकी मुझे यहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं उन महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि अगर कोई महिला आती है अपने घर से, अपने परिवार से परेशान होकर, तो वो बेफिक्र आए। क्योंकि जो हमारे यहाँ के मायका महिला आश्रम के यहाँ के लोग हैं ना, बहुत अच्छे हैं। यहाँ का माहौल इतना अच्छा है कि सारे दुख सारी तकलीफ आप भूल जाते हो। आपकी कोई भी परेशानी हो, हमारी हर ज़रूरत पूरी होती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमें मिलती ना हो, उल्टा ज़रूरत से ज़्यादा ही हमें चीज़ें मिलती हैं। तो आप लोगों ने देखा कि नेहा की जो कहानी है कहीं ना कहीं बहुत दुख भरी भी है। उनको अपनी बेटियां छोड़ के इधर आना पड़ा, और उनके पिता जो हैं और इनकी जो सास है, इन्होंने उनकी बेटियों के दिमाग में क्या क्या बोला। और एक माँ अगर अपनी बेटी के मुंह से ये सुने कि तू मेरे लिए मर चुकी है, तो देखो माँ तो जीते जी मर जाएगी, क्योंकि माँ ने जन्म दिया है। तो भाई, आप अगर ये वीडियो इनके परिवार वाले देख रहे हैं, तो आप लोगों के ना दिमाग में एक चीज़ डालना चाहूँगी कि अगर कोई औरत 8 साल आपके साथ रह रही है ना, और हर पॉइंट पे एडजस्ट कर रही है, तो फिर आपको ना भगवान भी नहीं बचा सकता। मतलब आप क्या चाहते हो एक महिला से? वो सिर्फ आपके पैरों की जूती बन के रहे, वो अपने हक के लिए ना बोले। अगर आप उस पर हाथ उठा रहे हो तो वो अपना सेल्फ डिफेंस भी ना करे। क्यों ना करे? क्यों ना करे? कब तक वो बर्दाश्त करेगी? एक बर्दाश्त की सीमा होती है। जो तुम लोगों ने हमारे ऊपर टैग लगा दिए ना, तो महिला तो सहन शक्ति की मूर्ति है। एक लिमिट होती है सहन शक्ति की, एक लिमिट होती है। घड़ा भी ना भर जाता है, उसको ओवरलोड करोगे, घड़ा तो फटेगा ना कभी ना कभी। और महिलाओं की तरह तो नहीं है ना कि पुलिस कोर्ट कचहरी जाके तुम्हारी जगहसाई कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। एक आश्रम में रहने की उन्होंने उठाया, उससे पहले वो सुसाइड करने जा रही थी। हर महिला खराब नहीं होती है। आजकल जो तुम 3-4 केस देख रहे हो, सौरभ मर्डर केस देख लिया, ये आपका अतुल सुभाष केस देख लिया, IIT आकाश का केस देख लिया, उस वजह से तुम महिलाओं को इतना टॉर्चर करने लग गए हो, इतना खराब बोलने लग गए हो। तुम लोग क्या कर रहे हो ये बताओ ना। तुम्हारा हर एक घर छोड़ के डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित एक महिला हो रही है, कोई मर रही है, कोई जल रही है, कोई सुसाइड कर रही है, किसी को मार के काट के फेंक दिया। वो उस टाइम तुम आदमी लोग कहाँ जाते हो? उस टाइम तुम्हारा समाज कहाँ जाता है? उस टाइम तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं। मैं मेरे हस्बैंड की नज़र में तो सिर्फ यही है कि मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, मैं किसी के साथ में रह रही हूँ। उनके हिसाब से ये है। भाई, इनकी वीडियो ना पहले भी इंस्टाग्राम पे आ चुकी है शॉर्ट पॉडकास्ट होके, और अब लॉन्ग पॉडकास्ट होके जा रही है। तो जिस तेरे दिमाग में ये है ना कि भाई ये तो किसी लड़के के साथ है, अगर किसी के लड़के के साथ होती ना तो 2 बार एक ही जगह की वीडियो ना आती। और तुम आदमियों के पास होता भी एक ही हथियार है। अगर औरत ने अपने लिए हक के लिए आवाज उठाए ना, तो तुम आदमियों के पास एक ही बंदूक होती है, उसका करेक्टर। उछाल दो। जैसे रास्ते में बिक्री है ना वो करेक्टर, 1-1 रुपए में। महिलाओं की इज्जत तो है ही नहीं।
बेटे तू ये बोल रहा है वो तेरी ही बीवी है जिसका तू है करेक्टर उछाल रहा है, समाज में तेरी भी तू होती होगी, पीठ पीछे तेरे को ही बोलते हो कि कैसा आदमी है, अपनी बीवी का करेक्टर उछाल रहा है। और हमारा एक रूल है, अगर कोई भी महिला परेशान होकर आश्रम में आती है ना, तो सबसे पहले उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी बेटी या बहन या पत्नी या बहू इधर आके रह रही है। हम घर वालों को इन्फॉर्म करे बिना नहीं रखते, ये हमारा सबसे पहला रूल है, इसी वजह से कि आप लोग अपनी बहन बेटी पे ये इल्ज़ाम ना लगाएं कि वो किसी के साथ भाग गई है, लड़के के साथ भाग गई है या कहीं और है, कहीं मुंह काला करा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी वजह ये है कि आप कोई मिसिंग कंप्लेंट ना लिखवाए। और तीसरी वजह यह भी है कि हम धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, कोई इलीगल काम नहीं कर रहे। अगर इलीगल काम कर रहे होते ना तो घर वालों को इन्फॉर्म ना करते, हम ऐसे ही रखते रहते। कोई इलीगल काम नहीं है, सारा काम लीगल है, सारा काम धड़ल्ले से डंके की चोट पे काम कर रहे हैं, सबके सामने खुलेआम काम कर रहे हैं। घर वालों को बिना इन्फॉर्म करे हम रखते ही नहीं है, बहुत सारी वजह हैं उसके पीछे। तो जो इनकी वीडियो देख रहा है ना, प्लीज़ इनके घर वालों तक ज़रूर पहुंचाए। और उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर बुद्धि आ जाए ना तो अपनी बीवी को लेने आ जाना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है आने की। हम सिर्फ एक गुजारिश कर सकते हैं, वरना आपकी बीवी इधर आप यहाँ पे आराम से ठरेले से रह रही है। मायका बहुत अच्छा ही है, मायका कभी किसी महिला को जाने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि यहाँ पे वो महिला बन के नहीं रहती है, बेटी बन के रहती है, बहन बन के रहती है, जो कि बोझ नहीं है यहाँ के भाई पे। समझ आ रही है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।